गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन निकाली थी और वो एक्सप्रेशन हमारे पास आई थी Vd इक्वल्स टू ई टाउ अपॉन एम। ये हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन निकाली थी। आज हम इससे आगे बढ़ते हैं और यहां पे जिस कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और उस इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने इतनी निकाली थी। मान लीजिए वो कंडक्टर हमारे पास L लेंथ का है। ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ है L। सो लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L। एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है एंड A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। A इसका एरिया है एंड A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो इस कंडक्टर की वॉल्यूम कितनी बनेगी? एरिया आपको पता है, लेंथ आपको पता है, दोनों की मल्टीप्लाई कराइए आपको वॉल्यूम मिल जाएगी। सो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज AL। नाउ इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमें पता है कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मान लीजिए N इज द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं कह रहा, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो एंड N इज द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है N। इसका मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज N। टोटल वॉल्यूम कितनी है? AL। एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है N। टोटल वॉल्यूम में कितने मिलेंगे? इस नंबर डेंसिटी को इस टोटल वॉल्यूम से आप मल्टीप्लाई करा दीजिए तो हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे कि नहीं? सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नाउ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कैसे मिलेंगे? इस नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करा दीजिए। एक यूनिट वॉल्यूम में N है, टोटल वॉल्यूम में कितने मिलेंगे? टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करा दिया। सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। इसका हम यूज करेंगे, ध्यान रखिए। अब यहां पे आपने फर्स्ट चैप्टर में चार्ज इज क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जिसके अकॉर्डिंग Q इक्वल्स टू NE आपने पढ़ा होगा, वेयर E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड N इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इस पूरे कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है NaL। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E। सो जब हम एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को इस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हमें टोटल चार्ज इन दिस कंडक्टर नहीं मिलेगा? सो टोटल चार्ज निकालने के लिए नाउ टोटल चार्ज इन कंडक्टर, उसको हमने Q से ही डिनोट कराया और Q इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं टोटल कंडक्टर में? NaL। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? E। सो दिस इज द टोटल चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, सॉरी टोटल चार्ज इन द कंडक्टर एंड इट्स वैल्यू इज NaLe। अब यहां पे इस कंडक्टर के अक्रॉस सपोज कर लीजिए कि आपने एक बैटरी अप्लाई कर दी है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V। क्या इस पोटेंशियल डिफरेंस V के कारण
यहां इस कंडक्टर जिसकी लेंथ L है, इसके अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा कि नहीं, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी मिलेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अक्रॉस दिस कंडक्टर, नाउ ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस V, इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस कंडक्टर, और इस कंडक्टर की लेंथ L है, सो वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अक्रॉस दिस कंडक्टर E इक्वल्स टू V अपॉन L। ये हमने पहले भी निकाल रखी है। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के अक्रॉस आ गया है। क्या इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में ड्रिफ्ट करना शुरू करेंगे कि नहीं? और जब वो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे तो किस डायरेक्शन में करेंगे? ये ए एंड, चलो इसका नाम ये फर्स्ट एंड है, ये सेकंड एंड। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे फ्रॉम सेकंड एंड टू फर्स्ट एंड। इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे विद वेलोसिटी vd। सो जो इलेक्ट्रॉन यहां से चला और यहां पहुंचा, इस इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंचने में, मतलब इस सेकंड एंड से फर्स्ट एंड तक पहुंचने में एक इलेक्ट्रॉन ने कितना टाइम लिया होगा? उस इलेक्ट्रॉन ने डिस्टेंस तो ट्रेवल की L, किस वेलोसिटी से? vd से। तो क्या हम टाइम नहीं निकाल सकते? नाउ टाइम टेकन by electron to cross the conductor, वो हमारे पास आएगा, वेलोसिटी है vd, vd इक्वल्स टू, ये हमारे पास है डिस्टेंस या डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये स्पीड है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड। vd इक्वल्स टू डिस्टेंस है L और टाइम हमने मान लिया कि t टाइम लिया है। तीन में से ये vd पता है, L पता है, t नहीं पता, और वही तो निकालना है। सो t की वैल्यू आएगी L अपॉन vd। दिस इज द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस दिस कंडक्टर हुज लेंथ इज L। अब हमें टाइम पता है, टोटल चार्ज पता है। क्या इस कंडक्टर के अक्रॉस जो करंट सेटअप होगा वो करंट हम निकाल सकते? वो करंट अब हमें निकालना है। नाउ द करंट अक्रॉस द कंडक्टर, इस कंडक्टर के अक्रॉस करंट कितना मिलेगा वो देखना है। करंट होता है I इक्वल्स टू Q अपॉन T। Q हमारे पास है टोटल चार्ज NaLe, T हमारे पास है L अपॉन, ये vd ऊपर चला जाएगा, L से L कैंसिल आउट, I इक्वल्स टू NeAVd। ये रिजल्ट हमें यहां निकालना था, और ये रिजल्ट आप देखिए, दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मेनली करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन है। सो दिस इज रिलेशन बिटवीन, दिस इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यही रिलेशन हमें यहां निकालनी थी। अब उसके बाद vd की वैल्यू हमें पता है E टाउ अपॉन m। इस vd की वैल्यू को यहां पुट करिए। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ vd, वी गेट I इक्वल्स टू NeA। vd की वैल्यू है E टाउ अपॉन m। यहां से हमें मिलेगा Ne स्क्वायर E टाउ अपॉन m, और साथ में है A। क्या मैं इस A को इस तरफ नहीं ला सकता?
और इस तरफ जब लाएंगे तो बनेगा I अपॉन ए इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, और साथ में है E। क्या करंट पर यूनिट एरिया, ये क्वांटिटी आपने पहले नहीं पढ़ रखी है, और इसका नाम होता है करंट डेंसिटी, जिसको हम डिनोट कराते हैं J से। सो J इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, और साथ में है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, और वो थी हमारे पास J इक्वल्स टू सिग्मा E। अगर आप इसको यहां से इक्वेट कराएं तो J की जगह J है, E की जगह EB है, सिग्मा की जगह ये नई टर्म आ गई है, और इसकी वैल्यू है सिग्मा इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। इसका मतलब ये सिग्मा की वैल्यू है हमारे पास एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। सिग्मा क्या था? सिग्मा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थी, और ये रेसिप्रोकल होती है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के, जिसको हमने डिनोट कराया था रो से। इसका मतलब सिग्मा इक्वल्स टू 1 अपॉन रो। सिग्मा की वैल्यू ये, तो रो की वैल्यू हमारे पास आएगी m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। दिस इज द वैल्यू ऑफ ये रो नहीं, सिग्मा नहीं, रो आएगा। दिस इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू है m अपॉन एन स्क्वायर टाउ अपॉन m। ये आप देख लीजिए, इसमें कहीं लेंथ भी नहीं है, कहीं एरिया भी नहीं है। इसी कारण से ये लेंथ और एरिया पे, डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती है, कंडक्टर के डायमेंशंस पे। लेकिन रेजिस्टेंस था हमारे पास R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। रो की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ और L अपॉन A, ये हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू है। सो रेजिस्टेंस में लेंथ और एरिया है, लेकिन इसमें लेंथ और एरिया नहीं है, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी लेंथ एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। उसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। यह था हमारा फर्स्ट टॉपिक। ये उसी से रिलेट करता है जिसमें हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली थी। सबसे पहले हमने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकाली, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी निकाली कि इस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी आएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इसमें, और उसका नाम है मोबिलिटी। सो मोबिलिटी क्या होती है देखिए। मोबिलिटी, इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। इट इज डिनोटेड बाय म्यू। इसको हम म्यू से डिनोट करेंगे। एंड मोबिलिटी मींस म्यू, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड कितना है? ई टाउ अपॉन एम। इसको आप मैग्नीट्यूड लिख लो ऐसे। सो ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, कैपिटल ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम अपॉन एम, और साथ में ई पहले से ही था। ई से ई कैंसिल आउट, हमारे पास बचा ई टाउ अपॉन एम। कहने का मतलब दिस इज द मोबिलिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय म्यू। इसको हम नाम देते हैं मोबिलिटी। इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ई टाउ अपॉन एम। ये मोबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स की। के अंदर केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी है। लेकिन बहुत से, जैसे आपने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, उसमें आयंस होते हैं पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। वो दोनों ही चार्ज कैरियर्स होते हैं, और उन दोनों के कारण ही हमें वहां करंट मिलता है। लेकिन कंडक्टर में मेनली इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही हमें करंट मिलता है, तो ये हमने इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ही निकाली है। गैसेस में भी आयंस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों,
सो वहां भी वो दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, इस पॉजिटिव को हम बोलेंगे होल्स, वहां इलेक्ट्रॉन और होल्स चार्ज कैरियर्स होते हैं। सो वहां मोबिलिटी उन दोनों के लिए लिखेंगे। यहां केवल इलेक्ट्रॉन है तो हमने मोबिलिटी केवल इलेक्ट्रॉन की लिखी, इसीलिए हमने यहां चार्ज इलेक्ट्रॉन का और मास भी इलेक्ट्रॉन का। अगर हम होल्स की लिखें तो चार्ज ऑन ऑफ होल्स एंड मास ऑफ होल्स, और आयंस का लिखेंगे तो ये चार्ज और मास की चेंज होगी वैल्यू। ये है हमारे पास मोबिलिटी, और हम इसको डिनोट कराते हैं म्यू से। अगर इस मोबिलिटी की हमें यूनिट देखनी हो तो यूनिट क्या आएगी, इसकी यूनिट आएगी, ये रेशियो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये है तो वेलोसिटी ही, और इसकी जो यूनिट आएगी वो यूनिट आएगी मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की तो यही होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल्स टू V अपॉन L। V की वोल्ट आती है, L की मीटर आती है। सो इसकी टर्म में अगर हम यूनिट लिखें तो ये बनेगा मीटर अपॉन, ये तो वोल्ट था, सॉरी, वोल्ट अपॉन मीटर। ये मीटर ऊपर जाएगा तो बनेगा मीटर स्क्वायर, साथ में ये सेकंड नीचे था, ऊपर जाएगा सेकंड इनवर्स। वोल्ट भी नीचे था, ये भी ऊपर जाएगा तो बनेगा वोल्ट इनवर्स। सो दिस इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ मोबिलिटी। सेकंड यूनिट कैसे आएगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आपने ये भी पढ़ रखी है, E इक्वल्स टू F अपॉन Q। सो F के लिए न्यूटन और Q के लिए कूलाम। सो न्यूटन पर कूलाम भी यूनिट हो सकती है। सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम लिखेंगे, भाई वेलोसिटी की तो मीटर पर सेकंड ही रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने लिखा न्यूटन पर कूलाम। सो ये यूनिट हमारे पास बनेगी मीटर सेकंड इनवर्स, न्यूटन इनवर्स और कूलाम, या ये लिख लो मीटर कूलाम सेकंड इनवर्स और न्यूटन इनवर्स। दिस इज द सेकंड यूनिट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ये हमारे पास होता है मोबिलिटी। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, जिसका नाम है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू RI। सो V अपॉन I इक्वल्स टू R एंड दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट है, ये रेशियो V अपॉन I दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और उसी कांस्टेंट का नाम रेजिस्टेंस दिया। लेकिन ये V अपॉन I जो रेशियो है, जो कि कांस्टेंट के बराबर आया, ये कंडीशन केवल कुछ मटेरियल्स के लिए ही होल्ड करती है कि ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा। कहने का मतलब आपने वहां पढ़ा था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये रिलेशन केवल कुछ मटेरियल्स के लिए ही होल्ड करती है, जैसे हमने जब भी बताया था कि ये मेनली कंडक्टर्स के लिए ही होल्ड करेगी, कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज्यादा करंट। लेकिन कुछ ऐसे भी मटेरियल्स है जिनके लिए ये कंडीशन होल्ड नहीं करती। सो उन मटेरियल्स को हम नाम देंगे जिनके लिए ये होल्ड करेगी, वो मटेरियल्स कहलाएंगे ओमिक। ओमिक मटेरियल्स। और इन ओमिक मटेरियल्स के लिए अगर हम V और I के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करें तो वो जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर हम ओमिक मटेरियल्स के लिए एक ग्राफ ड्रॉ करें V और I में तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर इसको थोड़ा सा और आप ठीक कर लेंगे, ये लाइन आएगी। ये ओमिक मटेरियल्स के लिए है जो कि इस रिलेशन को होल्ड करते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I।
लेकिन बहुत से मटेरियल ऐसे भी होते हैं जो इस रिलेशन को V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I को फॉलो ही नहीं करते, होल्ड ही नहीं करते ऐसी कंडीशन को। उनके लिए ये रेशियो कांस्टेंट भी नहीं रहेगा। जहां तक ये रिलेशन वैलिड होगी वहां तक ये कांस्टेंट रहेगा। जैसे ही ये रिलेशन डिसओबे होती है, डिसफॉलो होती है, वहीं पे ये रेशियो भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। उन मटेरियल्स का हम नाम देते हैं नॉन ओमिक मटेरियल्स। और नॉन ओमिक मटेरियल्स के लिए ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, मैं यहां लिख रहा हूं, इनको तो बोलेंगे ओमिक, और जिनके लिए ये रिलेशन V अपॉन I नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट, उनका नाम देंगे नॉन ओमिक मटेरियल्स। ये कहलाएंगे नॉन ओमिक मटेरियल्स। नॉन ओमिक मटेरियल्स की लिस्ट में सेमीकंडक्टर, वैक्यूम ट्यूब्स और ट्रांजिस्टर्स, ये सब हमारे पास नॉन ओमिक मटेरियल्स हैं। और उन नॉन ओमिक मटेरियल्स के लिए V डज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती है करंट के, उसको हम नाम देंगे नॉन ओमिक मटेरियल्स। तो उसके लिए नॉन ओमिक के लिए ये वोल्टेज और I में जो ग्राफ आया वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, उसमें आएगा कुछ इस तरह से, ये नॉन लीनियर रहेगा, ऐसा भी डेविएशन आ सकता है। जहां तक इस पॉइंट तक आप देखिए, इस पॉइंट तक तो ये स्ट्रेट लाइन रहा कि नहीं। इस पॉइंट तक इस रीजन को हम नाम देते हैं ओमिक रीजन, ये कहलाएगा ओमिक रीजन। और ये कहलाएगा नॉन ओमिक रीजन। जहां पे ये स्ट्रेट लाइन से डेविएट होती है वो बनेगा नॉन ओमिक रीजन। पहली कंडीशन इस ग्राफ से आप ये लिख लीजिए कि देयर आर मेनी मटेरियल्स फॉर विच V इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब जो ग्राफ आएगा V एंड I के बीच, दिस इज नॉन लीनियर। बहुत से मटेरियल्स ऐसे भी हैं, ये लिमिटेशन है कि वो तो कहता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब स्ट्रेट लाइन, लेकिन उसके अलावा बहुत से मटेरियल ऐसे हैं जिनके लिए ये स्ट्रेट लाइन नहीं आती, ये नॉन लीनियर ग्राफ हमारे पास आएगा, नॉन लीनियर ग्राफ। फर्स्ट लिमिटेशन तो ये हो गई। सेकेंड लिमिटेशन यहां से आप देखिए, ये कंडीशन डायोड के लिए है, और डायोड आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है कि बैटरी जैसे हमने यहां पॉजिटिव और नेगेटिव से कनेक्ट की, इसमें तो चाहे आप पॉजिटिव को इस एंड से कनेक्ट करा लीजिए, नेगेटिव को इससे, करंट आ गया I। सेकेंड टाइम आप इस बैटरी को रिवर्स करा दीजिए, नेगेटिव को इससे, पॉजिटिव को इससे, तो भी करंट I ही आएगा, ये कंडक्टर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें अगर हम इस बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर दें, मतलब माइनस को जो था वो प्लस कर दें, जो प्लस था वो माइनस कर दें, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, V ही रहेगा, लेकिन करंट उस कंडीशन में सेम नहीं आएगा। दूसरा, करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी। सेकेंड लिमिटेशन ये भी है। और इसमें आप देख लीजिए, ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया है कि जैसे ही बैटरी की पोटेंशियल पॉजिटिव थी, कुछ पहले इस तरफ थी, दूसरी ये है, इस पॉजिटिव वाली को हम बोलते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज और इस वाली को बोलते हैं रिवर्स वोल्टेज। जब तक फॉरवर्ड वोल्टेज रही, ये आप आगे पढ़ेंगे, तो करंट था कुछ इस तरह से और ये डायरेक्शन थी, करंट भी ऊपर की तरफ और ये पॉजिटिव डायरेक्शन, V पॉजिटिव, करंट भी पॉजिटिव। जैसे ही V को हमने नेगेटिव किया, करंट की डायरेक्शन भी नेगेटिव हो गई है, साथ में करंट यहां ज्यादा इंक्रीज कर रहा था, लेकिन यहां करंट उतना नहीं मिलेगा हमें। ये सेकेंड लिमिटेशन है कि इसमें वोल्टेज की पोलैरिटी, बैटरी की पोलैरिटी चेंज करने से करंट की डायरेक्शन चेंज होती है
और करंट की सेम वैल्यू हमें नहीं मिलती। यहां तो सेम वैल्यू मिल रही थी, यहां सेम वैल्यू नहीं मिलेगी। सो यहां भी V इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, सो ये भी लिमिटेशन है। सेकंड में, थर्ड में देखिए आप, ये सेकंड था और ये है थर्ड। इसमें आप देखिए यहां भी हमने वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ ड्रॉ किया और ये ग्राफ है फॉर सेमीकंडक्टर गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड, ये गैलियम आर्सेनाइड यूज होता है इन लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी में यूज होता है। एलईडी बनाने के लिए हम इस सेमीकंडक्टर, इस मटेरियल का यूज करते हैं जिसका नाम है गैलियम आर्सेनाइड। यहां पे आप देखिए जो ये करंट है, इस पॉइंट पे आप देखिए ये करंट का नाम दे दो आई नोड। इस ग्राफ पे आप देखिए जो हमने ड्रॉ किया, इस पे दो पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके लिए करंट की वैल्यू सेम है, लेकिन इन्हीं दो पॉइंट्स के लिए वोल्टेज की वैल्यू अलग अलग है। मतलब यहां पे एक पर्टिकुलर वोल्टेज के कोरस्पॉन्डिंग करंट नहीं है, यूनिक वैल्यू नहीं है वोल्टेज और करंट की। मतलब यूनिक का मतलब एक ही वैल्यू नहीं रखता है वो, दो अलग अलग वोल्टेज पे भी करंट की वैल्यू सेम हो सकती है। इसका मतलब यहां यूनिक वैल्यू नहीं है। अगर एक वोल्टेज पे एक ही करंट की वैल्यू होती तो हम उसको यूनिक नाम देते, लेकिन यहां दो वोल्टेजेस पे, दो वैल्यू वोल्टेज पे एक ही करंट की वैल्यू आ रही है। यहां वोल्टेज है अलग और यहां वोल्टेज है अलग, इसका नाम V1, इसका नाम V2। सो दो अलग अलग वोल्टेज पे सेम करंट की वैल्यू है, सो यहां वैल्यू यूनिक नहीं रही। यह भी इसकी एक लिमिटेशन है ओम्स लॉ की। ये तीन लिमिटेशंस हैं ओम्स लॉ की। और यह था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसको करिए अच्छे से, नोटबुक में नोट्स बनाइए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।